हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में सपोर्ट करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एमसीक्यू की बाहुबली सीरीज। और ये बाहुबली सीरीज स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे एमसीक्यूज कैसे कैसे हैं। एक तो पिछले 10 साल के एमसीक्यू मिलेंगे जो 10 सालों में इस चैप्टर के पूछे गए हैं, वो एमसीक्यू हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू आपको मिलेंगे और साथ में एडिशनल एमसीक्यू। यानी इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आपको महारत हासिल हो जाएगी और बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू पूछे ही जा रहे हैं, तो वहां पर शानदार परफॉर्मेंस करके बढ़िया कैरियर बनाने की तरफ एक कदम आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यही सीरीज आपके लिए है। इससे पहले मैं काफी सीरीज बना चुका हूं आपके लिए, वन शॉट वीडियो की, PYQs की, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, डेरिवेशंस की और पूरा डिटेल्ड वीडियो की भी। उन सब का भी एक जगह मैंने लिंक दिया हुआ है, मैं भी आपसे बात करूंगा। तो एक अपील आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें फिजिक्स की एक ही जगह मिल जाए, टॉप क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, आसान भाषा में फिजिक्स आप सीख जाएं, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आइए बात को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जैसे मैंने बात की, एमसीक्यू की है ये बाहुबली सीरीज। क्यों बाहुबली है आप जान ही गए हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है, वन शॉट, PYQ, डेरिवेशन वगैरह वगैरह, तो सब आप एक साथ देख कैसे सकते हैं कि कभी मान लीजिए कोई वन शॉट देखने की जरूरत है, कुछ और देखना चाहते हैं, तो एक जगह मिल जाए तो आसानी है। तो इसका मैंने नाम दे दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। यानी इसमें एक ही जगह आपको वन शॉट, PYQ, डेरिवेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, MCQ, प्योर डिटेल, बहुत कुछ आपके लिए टॉप क्वालिटी का मिल जाएगा। ये देखिए यहां पर जैसे आपको दिख रहा है वन शॉट है, ये PYQs हैं, ये डेरिवेशंस की सीरीज है, ये MCQ बाहुबली, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्योर गोल्ड, और ये स्क्रॉल नहीं होगी, फोटो है, वरना और भी चीजें मैं दिखाता। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि यहां पर ये क्यों इंपॉर्टेंट, एक चीज बता दूं, कई बच्चों के साथ जो कमेंट आते हैं, वो मान लीजिए उन्होंने वन शॉट देखा रे ऑप्टिक्स का, अब उनके मन में है कि सर ने अगर इसका PYQ बनाया होता वन शॉट तो और मेरा प्रिपरेशन अच्छा होता। उनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि ऑलरेडी मैंने उनको ये बना रखा है। तो इस बुकलेट में, इस सीरीज में आप देख पाएंगे कि PYQs में रे ऑप्टिक्स बना है। इस प्ले बटन पे आप क्लिक करेंगे और फट से वो वीडियो खुल जाएगा, तो आपको मालूम रहेगा कि सर आपकी मदद के लिए क्या क्या बना रहे हैं। ये सबसे तगड़ा एडवांटेज इसका है। अच्छा, पहुंचेंगे कैसे इसके? तो दो तरीके हैं। एक तो अरविंद एकेडमी के होम पेज से, ये अरविंद एकेडमी का होम पेज है, ये देखिए लिंक आपको दिख रहा है, इसको क्लिक कीजिए। ऐसे 3-4 लिंक खुलेंगे, पहले वाले को क्लिक कर देंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। इस लाइब्रेरी पर वन शॉट, PYQ, जो भी डेरिवेशन, जो भी देखना है देखिए। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसको अटैच करूंगा, जिससे जस्ट इस वीडियो के बाद देखना चाहें तो झट से आप देख लें। तो दो मेथड हो गए, होम पेज से और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। फायदा जानते ही हैं, इजी एक्सेस है, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है। आपको मालूम रहेगा अरविंद सर आपके लिए कौन कौन सी सीरीज बना रहे हैं टॉप क्वालिटी की। अच्छा, कई बच्चों को रहता है कि सर मुझे अगर जो आप पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उसका PDF भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो मिल जाएगा, आपको बस अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर इसके PDF में अपलोड कर दूंगा। और भी आपके हेल्प के लिए जो चीजें मैं बनाता हूं, फॉर्मूला शीट और नोट्स वगैरह, सब कुछ वहीं पे दे दूंगा, बड़ी अच्छी तरह आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, आपके लिए 2 जबरदस्त कोर्सेज भी हैं। आप जानते हैं कि जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, बिना 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए बिना आपकी तैयारी अधूरी है। अब अगर किसी का फिजिक्स का भी प्रीवियस PYQs लेने जाते हैं बाजार में, तो वो 300-400 रुपए का आपको मिलता है, 10 साल का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। हम लोगों ने क्या किया है कि 12th PCM या 12th PCB, तीनों सब्जेक्ट का 10 साल का जो PYQ है फुली सॉल्व्ड, वो आपको जस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए 299 में ये 12th PCM है, इसी तरह 12th PCB, 10 साल के पेपर होंगे फुली सॉल्व्ड, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। आप इसका यूज कर सकते हैं और आपको जबरदस्त हेल्प मिलेगी 299 में, तीनों सब्जेक्ट, PCM या फिर PCB। और जैसा आप जानते हैं कि अभी
क्योंकि पैटर्न में बदलाव होता है तो बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जैसे कि आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, जैसे एमसीक्यू है, असर्शन रीजनिंग है, केस स्टडी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2, लॉन्ग आंसर टाइप। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस पे पकड़ बनाने के लिए हम लोग लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक। ये देखिए यहां पर पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक है। हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। एमसीक्यू देखिए मिलेगा, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, सैंपल पेपर वगैरह भी, और जस्ट 499 में आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बैंक, इतना मटेरियल एक तो आपको मिलेगा नहीं, अगर कोई दे रहा है अच्छा पब्लिशर भी, तो एक किताब 750 से 800 रुपए की प्राइसिंग रखते हैं वो। फिजिक्स की ही बात कर लें, और यहां चारों का हम लोग 499 में प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको जबरदस्त हेल्प हो सके। जो बच्चे ये PYQs लेना चाहते हैं 10 इयर्स के, या क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं, उनको करना क्या है, अरविंद एकेडमी ऐप को में जाना है। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स सेक्शन में जाइए, वहां स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इन कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए और शानदार पढ़ाई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस वजह से वीडियो बन रहा है, करते हैं शुरू। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, बाहुबली सीरीज एमसीक्यू का। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है देखिए, और इसमें बहुत ही सरल चीज पूछी गई है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। लिखा दी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, कलर बदल लूं जैसे अच्छा दिखे। ABC एक लूप है, इसमें जब X से Y एक करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट के फ्लो होने से ABC में किस डायरेक्शन में करंट बनेगी। तो जब देखिए X से Y मान लीजिए करंट जा रही है और वो इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखिए ये आपने राइट हैंड रूल लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखिए और आपने पंजे को मोड़ा अपनी तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। तो अगर यहां पर इसकी वजह से डायरेक्शन क्या मिलेगा, बाहर निकलता हुआ बी का। आप समझ पा रहे होंगे, अपने हाथ से भी करके देखिए तभी समझ पाएंगे। अब जब यहां पर अगर करंट इंक्रीज कर रही है, अगर इंक्रीज कर रही है, तो यहां पर इसमें लूप कोशिश क्या करेगा कि ऐसी इंड्यूस्ड करंट बने जिसका डायरेक्शन ऐसा हो कि इस मैग्नेटिक फील्ड का विरोध कर सके। ये मैग्नेटिक फील्ड इस 1 की वजह से, दिस इज B1, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिले AB लूप की वजह से विच इज 2, ये आपका उल्टी डायरेक्शन में जाए अगर करंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये B1 है और ये B2 बने, तो ये डायरेक्शन कैसे होगा, जब आप फिर कैसे निकालते हैं, लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड में पंजा मोड़ते हैं करंट की डायरेक्शन में, करंट की सेंस में, जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाता है वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां पर आपने इस अपने पंजे, राइट हैंड के पंजे को मोड़ा और अंगूठा जा रहा है अंदर की तरफ, दैट मीन्स ये डायरेक्शन होनी चाहिए हमारी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि हमें इसी डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको ये इंड्यूस्ड करंट कम करने की कोशिश करेगी, तो उसकी विपरीत दिशा में फ्लो होगी। विपरीत दिशा में अगर फ्लो होगी तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलना चाहिए, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगा, ये डायरेक्शन अगर अंगूठे का हो गया तो पंजा ऐसे ही मुड़ेगा। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ABC, अगर I इंक्रीज कर रही है तो इसके हिसाब से देखिए आंसर बन जाता है D। Along ABC if I increases, अगर I बढ़ती है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा इस लूप में, ABC के तरफ। क्लियर है। बाकी कोई भी चीज अगर करने जाएंगे तो बैठेगा नहीं। यहां हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से डायरेक्शन निकालते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर आई है तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे तो राइट हैंड लोगे, अंगूठा आई की डायरेक्शन में,
पंजे को ऐसे मोड़ा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इसको अगर 1 ले रहे हो तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पकड़ना इस तरीके से। अगर कोई लूप लेते हो, उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हो? अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो हम लोग राइट हैंड लेते हैं, इस लूप में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन में पंजे को मोड़ते हैं, राइट हैंड पंजे को। जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाता है वो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां पर अंगूठा क्या जा रहा है? बाहर की तरफ। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसको 2 बोल देंगे तो ये दिस इज 2। देख रहे हैं? तो ये दोनों में रूल जो लग रहा है, ये रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पकड़ने के लिए आवश्यक हैं, जो यहां पर इस्तेमाल होंगे। और रूल से अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको दोनों तरीके के रूल बताने की कोशिश की है जिससे आप इन बातों को पकड़ पाए और यहां पर सवाल निकाल पाए। ठीक है, चलिए मैं हटता हूं। अच्छा, यहां पर देखिए ये लिखा अलोंग एबीसी आई डिक्रीज। अगर आई डिक्रीज करेगी ना तो इस मैग्नेटिक फील्ड को इसी डायरेक्शन में होगा। तो तभी सपोर्ट करने के लिए लेंज लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में होते हैं जहां पर उस कारण का विरोध कर रहे हो जिससे वो खुद पैदा होते हैं। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है, घटता हुआ करंट घट रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट रहा है, तो ये इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो उसके साथ आ जाएगी फिर। और साथ आने का मतलब है अगर आई डिक्रीज कर रहा है, मैं यहां ज्यादा इसलिए बता रहा हूं कि आप पकड़ बना लें। अगर हम लिख दें इफ आई इज डिक्रीजिंग, फिर डायरेक्शन क्या होगी बेटा बताओ? तो डायरेक्शन हो जाएगी इसकी इसी डायरेक्शन में, यानी हमारा करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? करंट इन लूप वो हो जाएगा ACB। अगर ऐसा हो रहा है तो आई अगर डिक्रीज कर रही है तो, इसलिए जैसे पकड़ बना पाए आप। ठीक, और बाकी बातें आप उस तरह निकाल ही सकते हैं, मैंने बता ही दिया। यहां स्थिति क्या पकड़ी है, मैं एक पॉइंट और लिख दूं जैसे आप कंफ्यूजन ना हो। यहां पर जो सिचुएशन हम लोगों ने पकड़ी है कि इफ आई इज इंक्रीजिंग, गहराई से समझना चाह रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट लूप में क्या होगी? वो होगी ABC के डायरेक्शन से, जो ऑप्शन हम लोगों ने करेक्ट किया है, ABC का डायरेक्शन, क्योंकि इसका विपरीत दिशा में करंट होगी B को घटाने के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया जैसे आप इस पे पकड़ बना पाएं और किसी तरह का ट्विस्ट अगर सवाल में आवे कल को तो आप हैंडल कर पाएं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक कॉइल है, ये मान लीजिए साइड है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी 0.1 मीटर लिखने में कोई बुराई नहीं है। हैविंग 100 टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? यहीं लिख देता हूं, 100 हैं। हाँ जी, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के समझ लीजिए ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है। आप जानते हैं ना, ये अगर सिंबल यूज किया जाए और ये सिंबल यूज किया जाए तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ परपेंडिकुलरली आ रहा है, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन ये हो सकता है कई बच्चे कंफ्यूज हो इसलिए बता रहा हूं। इसका परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन, ये सिंबल यूज किए जाते हैं, आपको मालूम होगा जरूर, फिर भी मैंने कहा चलो भाई याद ताजा करा दे। परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकेंड। अब इसको जो लिखा है 1 टेस्ला पर सेकेंड, हम यूनिट से समझ गए, ये रेट लिखा हुआ है। रेट का मतलब dB/dt। ये देखिए टेस्ला यूनिट बी की थी, सेकेंड यूनिट टाइम की थी, ये 1T/s दिया है, फट से पकड़ लिया। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, ई निकालना है। हम जानते हैं कि ई की वैल्यू होती है -NA, या आप सिंपल लिखिए -N/dt। अब यहां पर मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, माइनस में तो कोई आंसर है नहीं, केवल मैग्नीट्यूड, तो इस माइनस साइन को छोड़ दिया जाए, n लिखिए और इसको लिख देते हैं BA/dt, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे इसलिए BA लिख दिया है।
और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई बदलाव तो हो नहीं रहा है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव हो रहा है, एरिया में नहीं हो रहा है। तो NA/dB/dt। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें तो कोई बुराई नहीं है, 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एरिया का मतलब है 0.1 इंटू 0.1 और dB/dt है 1। तो भाई साहब 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, तो आंसर शुद्ध एंड प्योर 1 वोल्ट आ गया, जो कहता है नंबर डी। इस तरह से देखिए, सारी बातें मैं थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा जिससे आपको पूरा चैप्टर इनके साथ रिवाइज हो जाए, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए साहब, और अगला क्वेश्चन देंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है ना। मैं पॉज इसलिए लेकिन यहां पे तो परपेंडिकुलर था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, चाहे अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो, 90। अब अगले क्वेश्चन में यहां पर परपेंडिकुलर ना होकर कोई एंगल है थीटा, इतना ही फर्क है, वो भी आपके यहां पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, ए कॉइल ऑफ एरिया दिस वन, चलिए ये एरिया हो गया, इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब यहां पर 30 डिग्री पर लिखा है 30 डिग्री विथ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड to 0 in this 1 second. The induced EMF in the coil is। तो यहां पर एक coil of area इतना is kept at an angle of 30 degree with a magnetic field। यहां पर एक बात ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाएगी, और जैसे कि जो मैं बोलूं, ये मान लीजिए एक एरिया था, इस एरिया का coil, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये एंगल साहब कितना बता रहा है, 30 डिग्री। इसका एक्सेस ऐसे बना देते हैं, दिस इज 30 डिग्री। हम जो B और A लेते हैं ना, उसके बीच का एंगल लेते हैं। अगर हमारा ये एंगल 30 है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर कहीं होगा। ये B का डायरेक्शन था, तो ये एंगल कितना होगा, 90 - 30 विच इज 60 डिग्री। तो हमारे लिए 60 डिग्री काम का है, क्योंकि इस प्लेन ने, इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाया है। तो आप झटके में cos 30 लगा जाएंगे अगर, या 30 डिग्री ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। B जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, B.A, ये पढ़े हुए हो ना, फ्लक्स इज इक्वल टू B.A, जिसे आप मैग्नीट्यूड में BA cos थीटा लिखते हो। तो ये थीटा किसके बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के, और एरिया वेक्टर होता है कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमारे लिए 60 डिग्री का कार्यक्रम है साहब, पकड़ लेना ये बात। 30, ये हमेशा देखिए जब कोई कॉइल थीटा एंगल बनाए ना, याद कर ले, इतना तो मैंने समझाया है, इफ कॉइल मेक्स थीटा देन एरिया वेक्टर बी के साथ मेक्स एंगल, हमेशा ध्यान रखिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, 90 - थीटा। इसको याद कर लें आप। इसको मैं ऐसे कर देता हूं अलग से, देखिए कि जब भी आप देखिए जो कॉइल है थीटा बना रहा हो तो एरिया वेक्टर 90 - थीटा बना दीजिए। क्यों होता है वो मैंने दिखाया आपको, यहां पर बात खत्म हो जाती है। अब चलिए बाकी चर्चा करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड, 0 से 0 हो जाती है। पहले फील्ड ये थी, अगर मैं B1 की बात करूं, मैग्नीट्यूड में 10⁻1 टेस्ला थी, और B2 की वैल्यू हमारी 0 है, और इसमें टाइम कितना लिया है, 10⁻⁻4 सेकेंड। ये यहां पर कहानी है। इंड्यूस्ड EMF बताने का है। देखिए काफी कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, जैसे आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसा भी हमला हो उसको रोक सकें, वरना तो सट से सवाल निकाल के खत्म कर देते, वो नहीं कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर आप फॉर्मूला पकड़ लीजिए, E इज इक्वल टू जो हमारे पास था -dφ/dt। क्योंकि यहां देखिए कहीं पर माइनस साइन नहीं है, इसलिए आप इस माइनस को उड़ा भी सकते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं लगे रहने दे रहा हूं, आप इसको हटा के भी सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एनीवे, E इज इक्वल टू माइनस, ये रहा देखिए n, और यहां पर आपने यहां लिखोगे BA cos थीटा। सुंदर तरीके से ये n लिखा,
और देखिए जो जो कांस्टेंट है उसको कर लो बाहर, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू बी बदल रहा है, तो ए कॉस थीटा चला गया साहब बाहर, और ये हो गया डी बी अपॉन डी टी, जो इस हिसाब से बदलाव ले लेंगे। आगे थोड़ा चलना चाहेंगे और ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, माइनस एन दिया है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ हैं, ए कॉइल ऑफ एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स तो इसमें कुछ लिखे नहीं है, तो इसको मैं ले लेता हूँ कितना, 1। एरिया की बात करो तो 100 सेंटीमीटर, यानी 100 इंटू 10 की पावर -4 हो गया, किसके अंदर वैल्यू हो गई, एसआई सिस्टम में। और कॉस यहां पर हमें थीटा क्या लेना है, 60 डिग्री, ध्यान रखिएगा। और डी बी अपॉन डी टी, तो B2 माइनस B1 लिखिए 0 माइनस 10 की पावर -1 अपॉन कितने समय में, डेल्टा टी, यानी 10 की पावर -4। अब इसको सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा। ये देखिए, ये माइनस, इधर भी माइनस आएगा, निपट जाएगा आपस में, तो इसको तो हटा दो, ये इसको भी खत्म कर दो, 2 0 इसको मारेगा तो 10 की पावर -2 बचेगा। cos 60 की वैल्यू है आधी, तो ये रहा हाफ, और यहाँ आ गया 10 की पावर 3, तो ये एक खा गया, 10/2 बचा, यानी 5 आंसर आ रहा है, 5 वोल्ट आंसर आ रहा है इसका। और ये आंसर है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। तो आंसर हो गया आपका सी। तो ये सवाल, ये जो सवाल है ना, ये सवाल 1 नंबर में आया है, लेकिन कभी कभी ये सवाल आपको कहो 3 नंबर में दे दें, क्योंकि भाई इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां आप गलती कर सकते हैं, 2-3 पॉइंट तो हैं ही। तो इन सवालों को आप लगाए रहें और समझे रहें, 1 में आए चाहे 3 में आए, छक्का मारेंगे हम, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आराम से डिटेल्ड कन्वर्सेशन आपसे कर रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में बदलाव की भी स्थिति बने तो आप संभाल ले जाएं। खैर, आप इस बात को समझ पाए होंगे, मैंने काफी कुछ जानकारी एडिशनल देते हुए चल रहा हूं। सिर्फ सवाल कराना ही ध्येय नहीं है, आपको तैयार कर देना कि किसी भी तरह के लिए क्वेश्चन लगा पाए, वो जरूरी है। खैर, आप इसको नोट करें पॉज करके, और नोट किए होंगे पॉज करके, थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा जैसे कि आप पूरी चीज देख पाएं। अच्छी बात है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है इसमें, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर। कोई कॉइल ले लेते हैं, प्राइमरी कह दीजिए, और यहां पर कोई सेकेंडरी कॉइल, समझाने के लिए। इसमें जो करंट बदल रही है, I1 थी 7 एम्पियर, कुछ समय बाद हो गई ये 3 एम्पियर, और समय भी दिया है, कितने समय में हुई है, 0.04 सेकेंड में। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल्स, यानी इनके बीच का जो M है 0.5 हेनरी है। सुंदर बात। द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी, इसमें इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, इसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो वैल्यू आप लिख सकते हैं। अगर यहां पे सारी चीजें देखिए पॉजिटिव दे रखी हैं, तो चाहे माइनस लगावें और चाहे ना लगावें, लेंज लॉ को प्रेरित करता है। तो खैर, मैंने इसको di/dt लिख दिया है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके शांति प्राप्त की जा सकती है। तो शांति प्राप्त करते हैं, E लेते हैं, माइनस पड़े रहने देते हैं, M कहां है भाई, 0.5। अब DI का मतलब होता है चेंज इन करंट, तो 3 एम्पियर -7 एम्पियर, समय कितना लगा भाई, 0.04। अब ये माइनस इसका जो लिखिए -0.5 और इंटू -4 अपॉन 0.04, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.5 इंटू 4 अपॉन 0.04, ये हटाइए, 2 0 लगा दीजिए, ये आ गया 100, और इसके हिसाब से बन गया 50 वोल्ट। आपका प्यारा सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अब अगर देखिए, यहां पर मैं इसलिए माइनस की बात देखिए ले रहा हूं, दे रहा हूं, कभी ले रहा हूं, कभी छोड़ने की भी बात करूंगा, क्यों, जिससे आपको आसानी पड़े। जब भी आप माइनस छोड़ें, जैसे ये लिखें MDI/dt,
तो यहां पर ना इसका न्यूमेरिक वैल्यू ले, मतलब बड़े में से छोटा आई घटा दीजिएगा अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। माइनस साइन क्या बताता है? लेंज लॉ, कि अगले कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो इस बात का विरोध करेगा, मतलब जो फ्लक्स में हो रहा है चेंज उसका अपोजिशन करता है। ये माइनस साइन केवल ये दिखाता है, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि इसके ऑप्शन में देखिए कहीं माइनस है ही नहीं, तो आप इसको लेके भी सट से सवाल लगा सकते हैं। ये माइनस माइनस के चक्कर में दिमाग फंसाने से कोई फायदा नहीं अगर ऑप्शन में नहीं है तो। और अगर मैंने लगाया है क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं दोनों तीनों तरीकों से बता रहा हूं। मान लो आपके टीचर साहब कुछ बता रहे हो तो वो भी उनकी भी बात समझ सकें, कहीं किताब पढ़ रहे हो तो वो भी समझ में आए आपको, और मैं जो बता रहा हूं उसकी मदद से सारी चीजें क्लियर हो जाएं, इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं। खैर आप नोट कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद है। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट करें और अगला सवाल लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। चलिए शानदार, तो ये आप नोट कर पाए। अगला सवाल जो 5वां नंबर है वो भी काफी सरल है लेकिन पूछा बहुत गया है। देखिए ये 22 में आया है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स, एन की संख्या है 600, इज 108 मिली हेनरी, एल दे रखे हैं। ठीक है साहब। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हैविंग, इसको N1 कहना होगा मुझे लगता है, इसको L1 कह दो। एक N2 है उसका हमने बना दिया है 500 टर्न्स, विद द सेम लेंथ, लेंथ सेम है, सेम रेडियस है और सेम मीडियम है। तो बता रहे हैं L2 बताओ। देखिए हम ये जानते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है। इस फॉर्मूले को जरूर याद करके रखना होगा हमको, रखेंगे भी आप। अब यहाँ पर ये सेलेक्ट करके नीचे खसकता नहीं है, वरना मैं इसको खिसका लेता, इसके ऊपर ना रखता। खैर एनीवे, तो यहाँ पर देखिए मीडियम सेम है, जो भी पड़ा होगा म्यू नॉट हो या म्यू आर हो, नंबर ऑफ टर्न्स में बदलाव है और बाकी एरिया और लेंथ सेम है। तो यहाँ पर हम इस शुद्ध कह सकते हैं कि ये जो एल है बाकी सब क्वांटिटी अगर सेम है तो एन के प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये बात हमने यहाँ से कंक्लूड कर दी। अब आराम से आप लिख सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए L2 अपॉन L1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर लेने में कोई बुराई नहीं है, और इसको आप N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर लिख दें, कोई बुराई नहीं है। N2 का मतलब था 500, N1 था 600। आप जानते हैं 2 0 काट मारिए तो 5 अपॉन 6, 5 यानी 25 अपॉन 36, और यहां L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 अपॉन 36 इंटू L1, और L1 कितना था 108 मिली हेनरी। इसको सॉल्व करेंगे जब तो मिलेगा 75 मिली हेनरी आपका आंसर है, जो कि यहां पर ऑप्शन नंबर डी को की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये देखिए कितने, ये सब बड़े प्यारे सवाल हैं, बड़े सरल सवाल होते हैं। आप शांति से बस कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी एक चीज पढ़ी दूसरी चीज पढ़ी। अक्सर ऐसा होता है कि केवल स्टूडेंट ही नहीं, कई टीचर भी कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं भी लर्न कर रहा हूं, कई चीज़ों में मैं कर लेता हूं, कई चीज़ों में करने की चाहत है और उसके लिए मैं कोशिश करता हूं। इसी तरह कुछ लोगों के साथ ये घटना ज़्यादा होती कि ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं पता है। जब कनेक्शन नहीं पता होगा तो मज़ा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कम होएगी और कहीं भी ट्विस्ट आएगा तो चारों खाने गिर पड़ेंगे। और जब हमें उसका कनेक्शन पता होगा, ये था तो ऐसा जुगाड़ बनना था इसलिए बनाए, फिर ऐसा कर लिए हैं इसलिए, तो हम इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले पाएंगे। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हमें फोटो दिखाई पड़ेगी और जब आप पिक्चर देखते हैं तो सब कुछ देखते हैं। खैर इसको नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बेटा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनॉइड, एंड ये एक सोलेनॉइड है। मैं फोटो बनाना जहां तक संभव हो जरूर कोशिश करूंगा।
और उसमें क्या किया है, कांस्टेंट करंट थी इसके अंदर, आई कांस्टेंट जा रही है, एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड एक्सेस पर। तो आयरन रॉड का फोटो थोड़ा अलग वाइट ले लेते हैं। ये कोई आपने यहां पर आयरन रॉड घुसेड़ दी है इसमें, रॉड तो नीचे लिखना चाहिए, तो ये आयरन रॉड हो गई साहब इसमें। अब कह रहा है कि इंसर्टेड अलोंग द एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज, कौन सी क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं। पढ़ते हैं कि करके, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड साहब बढ़ जाएगा। ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ा देता है, ये पसंद करता है। दूसरा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड, बिल्कुल बढ़ जाएगा। सोलेनॉइड के साथ जब आपने एक मटेरियल डाल दिया है तो फेरोमैग्नेटिक, तो उसका फ्लक्स, सॉफ्ट आयरन इसलिए डालते हैं फ्लक्स बढ़ जावे। रेट ऑफ हीटिंग, यही आंसर है। रेट ऑफ हीटिंग पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मटेरियल कुछ डाले हैं या नहीं डाले हैं। और द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, ये और ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा सी। बाकी बातें आप सब ध्यान रखिएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बढ़ जाता है, उससे जो जो चीज़ें लिंक्ड होती हैं वो सारी उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी। तो आप इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रस्थान करेंगे। आइए 7वें नंबर की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये आपसे अक्सर पूछने की चाहत रहती है। फाई दे रखा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट ए टाइम t बराबर 4 सेकेंड विल बी। अब यहां पर देखिए ऑप्शन में माइनस प्लस दोनों हैं, तो हम माइनस साइन लेके चलेंगे। लेके चलने का मतलब क्या है, फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे हमेशा, जब भी ऑप्शन में ये नहीं इस्तेमाल करेंगे यहां पर, वरना माइनस साइन पकड़ेंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करना है यहां पर, क्योंकि माइनस साइन दिया है ऑप्शन में, इसलिए माइनस कंसीडर करके करना है। बहुत सुंदर बात हो गई भाई। अभी ई लिखिए, माइनस लिखा, डी अपॉन डी टी, फाइव की जगह 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16 डाला। एक बेसिक सा इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। माइनस, आप जानते हैं 5t स्क्वायर का आ जाएगा 10t, 3t का आ जाएगा केवल t, इसका हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10t प्लस 3 इज ए फंक्शन ऑफ t। बढ़िया। अब t बराबर 4 सेकेंड पे क्या हालात हैं, तो t बराबर 4 सेकेंड पर, तो माइनस 10 इंटू 4 प्लस 3, 40 और 3 43, माइनस 43 वोल्ट। ये आपका आंसर है और ऑप्शन मिल रहा है बी। लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है और भाई साहब ये कई बोर्ड्स में तो आ ही रहे हैं, नीट में भी आ जाते हैं, कोई जेईई मेंस में टपक जाए ऐसा सवाल, तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको समझ लीजिए। कुल मिला के पॉज करके नोट करिए, अगला सवाल करेंगे। चलिए 8वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया तरीके से समझते हुए, बिल्कुल कोई भी ट्विस्ट है संभाल लें। ए रेक्टेंगुलर, अच्छा 3 लूप वाला सवाल है ये, फोटो के नीचे अंडरलाइन कर देना होगा। एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक स्क्वायर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, अच्छा कुछ चौथा भी है। ये एलिप्टिकल 4 लूप है भाई साहब, हम तो 3 ही समझ रहे थे। तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और एलिप्टिकल, ऑल इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में फोटो समझाने के लिए मेरे ख्याल से मुझे एक्स वाई प्लेन बना लेना चाहिए। ये देखिए, इसको x कह दिया, y कह दिया, z इसी प्लेन में है, और चारों का डायग्राम आप जानते ही हैं, फिर भी आपको नजर आवे, इसलिए ये स्क्वायर टाइप हो गया और क्या था भाई, सर्किल था, और एलिप्स कुछ ऐसा होता है। ये चारों मैंने मोटे तौर पर आपको दिखाने के लिए, जैसे दिमाग में जोर ना पड़े और बिना जोर के आप समझ जाएं। आर मूविंग आउट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ऐसे निकल रहे हैं और मूविंग आउट लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन,
यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, -z डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर अगर ऐसे देखूंगा तो परपेंडिकुलर बना रहा हूं, तो मैं कैसे डॉट लगा देना चाहिए, अंदर की तरफ। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैं ऐसे ऐसे फोटो बना रहा हूं जैसे बात पकड़ने में आसानी हो, और इसके बाहर ये निकल रहे, यानी और ये जो भाई साहब लूप है ना, जैसे मैं लूप की चर्चा करूं, मैं एक बना देता हूं आपके लिए रेक्टेंगुलर लूप। तो ये मान लीजिए यहां पर रेक्टेंगुलर लूप रखा, आप समझ पाए इसलिए, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर, चारों बनाने मुश्किल होंगे। अब ये यहां पर देखिए वेलोसिटी दी रखी है v = vi कैप, v कांस्टेंट है। तो ये भाई साहब x एक्सिस की तरफ ऐसे v वेलोसिटी से भाग रहे हैं, और इसके बाद ही आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज लूप्स आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। लिखा है कि इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द लूप, ये जो भाग निकलेंगे, विल नॉट रिमेन, कौन कौन से कांस्टेंट, किसमें किसमें कांस्टेंट नहीं रहेंगे। देखिए तो यहां पर आप देखें अगर, तो हमें जानते हैं कि फॉर्मूला होता है E = -n की ले लेते हैं d∅/dt, और अगर मैं यहां पे बात करूं B × A का, प्यार से समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रहा है, तो सारी खेल हमारा फोकस हो जाएगा dA/dt पर, कि एरिया किसमें बदल रहा है और किसमें नहीं बदल रहा है। रेट ऑफ एरिया नहीं, एरिया का रेट किसमें सेम है और किसमें नहीं, यानी 1 सेकंड में जो बदलाव है एरिया में, किसमें किसमें सेम है। तो देखिए ये रेक्टेंगल वाला अगर जाएगा, ऐसे निकलेगा, तो जो एरिया निकलेगा बाहर, भाई मान लीजिए ऐसे है, अगर यहां तक मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये V सेम है, तो ये जितना पट्टी आगे बढ़ेगा अगले सेकंड में उतनी ही पट्टी आगे बढ़ेगा। तो dA/dt कांस्टेंट है, इसका समझना, dA/dt कांस्टेंट हो गया किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए, और इसी तरीके से एंड स्क्वायर के लिए। बात समझ में आई ना, क्योंकि भाई स्क्वायर भी ऐसा ही होगा, जितना 1 सेकंड में एरिया क्रॉस करेगा उतना ही dA/dt कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन सर्किल और एलिप्स के केस में, मैं थोड़ा सा फोटो दिखाना, अगली स्लाइड को लेते हैं, बड़ा बना देते हैं। ये मान लीजिए सर्किल है, इस सर्किल में यहां मैग्नेटिक फील्ड B खत्म हो रहा है, अब आउट ऑफ द रीजन जा रहे हैं। तो अभी जो आपने एरिया क्रॉस किया था वो ये था, देखिए अब अगले पल ये जो एरिया क्रॉस करेंगे वो ये करेंगे, तो दोनों एरिया डिफर हो गया ना। तो यहां पर dA/dt वेरिएबल है, नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, समझना पूरी बात। और यही चीज आपकी सर्किल था, इलिप्स के केस में भी यही होगी कि जितना एरिया आप अभी काटे हैं अगले स्टेप में ये एरिया इससे सेम नहीं रहेगा। तो टाइम तो वही रहा खिसकने का, लेकिन एरिया बदल रहा है। तो यहां भी dA/dt क्या रहा, वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट। इस वजह से सर्किल और इलिप्स के केस में ये कांस्टेंट नहीं है, जबकि ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में कांस्टेंट है। इसकी वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी बेटा, द सर्कुलर एंड एलिप्टिकल लूप्स। सर्कुलर और एलिप्टिकल रूट्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि dA/dt बदल रहा है, इसलिए E भी बदलता रहेगा। मैंने काफी कोशिश की है कि आपको चित्रण डायग्राम बना के ऐसे समझाऊं कि आप बात को पकड़ ले जाएं गहराई से, भड़बड़ के सवाल नहीं कर रहे हैं, है ना, जिससे आप महसूस करें कि यार दिख रहा है, अब कैसे कहूं कि नहीं समझ में आ रहा है, बस हमें मेहनत करनी है, रिवीजन समझा रहे हैं बढ़िया हमको, तो हम कर लेंगे, ये भावना आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने पूरी, देखो ये आपको इस तरह का सोल्यूशन आप कहीं खींच डालें, मुझे उम्मीद नहीं, मैंने देखा नहीं है,
आपको इस तरीके से इतना डिटेल्ड वर्जन शायद ना मिले, 99.99% नहीं मिलेगा। आप समझ गए होंगे और इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे। अगली बातचीत हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए चल, क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद है, ये तो हमने ही कानून दिया है। अब इस सवाल को पढ़ते बड़ा लंबा सवाल दिख रहा है, लेकिन जो देखने में क्या कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, शायद सही बोला मैंने ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वैसे बरसते तो हैं यार, जो गरजते हैं तो पता नहीं सही मुहावरा बोला कि गलत बोल गए। ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R, ये स्क्वायर है तो भैया ये LL हो गया, लिख दो यहां पर। विथ मूव्स इन इट्स प्लेन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है। ए मैग्नेटिक इंडक्शन B कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर एज शोन इन द फिगर। दिख रहा है सब कुछ यहां से हमें दिखाई पड़ रहा है, समझे बिना फिगर से भी समझ सकते हैं। द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज, अब कई बच्चे गलती कर देंगे, पॉज कर लो वीडियो और आंसर करो क्या है। मुझे लग रहा गलती होने वाली है, खैर मैं चुप हो जाता हूं। 3 सेकंड, 1 2 3। अब मैं बता देता हूं, जिन्होंने ट्राई करना चाहिए था आपको। इसका आंसर होगा नील बटे सन्नाटा, 0। आंसर इज डी। क्यों डी होगा भैया? हमारा जो ई होता है वो तो फ्लक्स के बदलने पर होता है। यहां फ्लक्स बदली कहां रहा है? ये तो अंदर ही है। कहां इसने लिखा है कि आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं हम? अगर ये आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता तो d∅dt मिलता और कुछ हमारा ई होता, लेकिन यहां तो साहब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही घूमे जा रहे हैं, तो कोई चेंज ही नहीं है फ्लक्स में, तो काहे का इंड्यूस्ड ईएमएफ, बस खत्म बात। खैर, क्वेश्चन नंबर 9 था, जो आप समझ पाए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। अगली बातचीत करते हैं, मैं यहां पे लिख दीजिए नो चेंज इन फ्लक्स, देयरफॉर क्या लिखना चाहिए? ई विल बी 0। आप इतना तो समझदार हो ही चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, शायद 10th नंबर है। ये देखिए 10वें सवाल पे आ जाते हैं। यहां लिखा है 2 कॉइल आर प्लेस्ड क्लोज टू द ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन। 2 कॉइल हैं, चाहे आप ऐसे एक सोलेनॉइड वाला कॉइल बना लीजिए और दूसरा भी कॉइल बना लीजिए, इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखिए फॉर्मूला जो होता है वो इनके बीच का होता है μ0 μr n1 n2 a/L। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स। और इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड किस चीज पे करता है? इनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि अगर कॉइल नंबर 1 और 2 के बीच में कितनी दूरी है, समझ लीजिए पोजीशन। रिलेटिव, पास है कि दूर है कि कितना दूर है। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए एक कॉइल ऐसा है तो दूसरा कॉइल ऐसा भी हो सकता है। ओरिएंटेशन कैसा? एक कॉइल ऐसा है तो खुदा ना खास्ता दूसरा कॉइल मान लीजिए ऐसे हो जाए। समझने के लिए इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। दिस इज ओरिएंटेशन। और पोजीशन तो आप समझते ही हैं। तो ये डिपेंड किसके करेगा? रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन पे। इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। ये हमेशा ध्यान रखिए आप, ठीक, ये आंसर यहां आ जाएगा बी। इसको नोट किया जाए। और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इधर आ जाते हैं। अब यहां लिखा है एन एयर कोर्ड सोलेनॉइड विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक सोलेनॉइड है और इसकी जो लेंथ है बेटा वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नंबर ऑफ टर्न्स दिए N 800। कैरीज ए करंट 2.5 एम्पियर। जगह रह गई कि खत्म? 2.5 एम्पियर। काफी कुछ चीज दे रखी है, बढ़िया है।
द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, एकदम से जो करंट थी इसके अंदर I1 बोल दीजिए, जो I1 की वैल्यू इतनी थी, I2 हमारी कितनी हो गई 0, और I1 हमारी थी 2.5 एम्पियर, और समय भी दिए रखा है कि उसमें कितना समय लिया हम लोगों ने, या मतलब जो कार्यक्रम हुआ इसमें इतना सेकंड लगा है. Ignoring the variation in magnetic field near the ends of the solenoid, the average back EMF induced across the ends of the open switch in this circuit would be, हमें E निकालना है, तो E निकालने का वही induced EMF E is equal to minus n d phi by dt, वही कार्यक्रम यहाँ पर लगने वाला है. तो इसको आप सोलेनॉइड के तरीके से भी कर सकते हो, जैसे सोलेनॉइड था ना, E लिखे माइनस एन डी फाई बाई डी टी. अब ये देखिए माइनस एन, इसको लिख दीजिए बी ए डी टी, तो E की वैल्यू हो गई माइनस एन. बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से बदलाव की स्थिति लेगा फ्लक्स के तौर पर, एरिया तो बदल नहीं रहा है, ये रहा dB बाई dt. अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो B1 होगा उसे आप क्या लिखते हैं सोलेनॉइड के केस में, म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये स्मॉल एन क्या होता है, टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, मतलब इसको लिख सकते हो म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन I1. इसी तरह से B2 की चर्चा करोगे तो म्यू नॉट एन वगैरह सेम है, और ये रहा I2, और वैसे भी I2 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा. बात पकड़ में आ गई हमारे. अब यहां पर देखिए वैल्यू पुट कर दी जाए तो कोई बुराई नहीं. एन था साहब, वाइट कलर ले लेना चाहेंगे, वाइट थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है. एन है 800, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ दिए थे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 की पावर -4, और dB अपॉन dt, तो चेंज इन dB क्या रहा 0 माइनस दिस वन. तो मैं लिख देता हूं 0 माइनस, यहां पर दिखेगा नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा किसी पेन से, ये ले लेते हैं, और इसको लिख दिया देखिए म्यू नॉट n अपॉन एल इंटू I1 अपॉन टाइम. अब सारी वैल्यूज, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 825 इंटू 10 की पावर -4, और वैल्यू पुट कर दी जाए तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी, जगह कम पड़ेगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 800, और लेंथ कितनी थी बेटा 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 लिख देते हैं मीटर के अंदर. और करंट की वैल्यू कितनी थी, कहाँ गई करंट, 2.5 एम्पियर. और दिस होल अपॉन, समझना, अपॉन कहाँ गया टाइम, 0 कहाँ गया, क्या गया टाइम, 10 की पावर -3. ये देखिए न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, बात पकड़ना. अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 16.74 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर है आपका डी. मैंने पूरा प्रोसेस आपको करके बताया, और इसी तरीके से करिए, सबसे सरल तरीका है. और एनसीईआरटी में भी एक ऐसा सवाल है, जैसा मैंने कहा ये सवाल 1 नंबर में भी आता, कहो 2 में भी आ जाए, कहो 3 में भी दे दें, इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं. लेकिन आएगा तभी तो, 1 में आया तब भी कर पाएंगे, आएगा तो 2, 3 कितने में भी आ जाएगा, आप निपटा पाएंगे. तो आप समझे ना, पूरी बात मैंने खोल के रख दी, कैसे कैसे आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे. तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, इसको नोट कर लिया जाए. अगला सवाल फिर मैं आपको दिखाता हूं और करता हूं, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा. ये क्वेश्चन नंबर 11 था. आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ गए हैं. अब 12वें में क्या लिखा है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू मच बिगर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. The center of the small loop is on the axis of the bigger loop. कुछ कहानी ऐसे है, ये देखिए बिगर लूप है और इसकी एक्सेस पे ही एक छोटा लूप है. इसको छोटे लूप को मैं इसके रेडियस को R1 कह देता हूं और इसकी रेडियस को मैं R2 कह देता हूं. ये बिग लूप है, दिखाई पड़ ही रहा है.
ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, R1 R2 की वैल्यू ऊपर दे रखी है। द सेंटर ऑफ द स्मॉल लूप इज ऑन द एक्सेस, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर। इनके जो बीच की दूरी है उसको मैं x बराबर 0.15 मीटर कह देता हूं, वही बात हो गई। इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द स्मॉलर लूप, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है मान लीजिए ऐसे है, तो I1 की वैल्यू यहां दे रखी है 2 एम्पियर। देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द बिगर लूप, हमारा जो फ्लक्स लिंकेज चाहिए इसका हमें phi2 निकालना है। ये नंबर 2 लूप है, ये नंबर 1 लूप है, ये सिचुएशन है। ठीक, अब इसमें एक तरीके से हम कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल लो और इस मैग्नेटिक फील्ड से B इंटू ए लगा दो, तो हमें फ्लक्स निकल आएगा सीधे। क्या बोला? अगर फ्लक्स 2 निकालना है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बना रहा है यानी B1 इंटू A2 दिस एरिया, वो निकाल लिया जाए तो फ्लक्स हमारा निकल आएगा। आपको उम्मीद करता हूं ये याद होगा कि करंट कैरिंग लूप अगर कोई रहता है जिसका कुछ रेडियस r ले लो और x डिस्टेंस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओ तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, और करंट अगर I फ्लो कर रही है तो लिखते हो r स्क्वायर या I r² अपॉन, नीचे बात करोगे तो लिखते हो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकाला जाता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, याद होना चाहिए हमको और आपको। ठीक, तो यहां देखिए B1 की वैल्यू पकड़ लेते हैं। B1 इसकी वजह से यहां बनने वाला, ये x से ही r है तो हमने वही वैल्यू लिखी म्यू नॉट अपॉन 2। करंट थी इसमें I1, रेडियस है R1 का स्क्वायर, और ये रहा R1 स्क्वायर प्लस ये x है, x स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहां, और एरिया इसका यानी पाई R2 स्क्वायर। अब यहां पर सारी वैल्यूज हमको पता हैं, आप पुट कर दीजिए, और सारी वैल्यू पुट करके जब आप निकालेंगे तो ये phi2 की जो वैल्यू है 9.1 इंटू 10 की पावर -1 वेबर आपको मिलेगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कैसे करेंगे सवाल मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना बेहतर होगा। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट और किस तरह से इसको हैंडल किया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और अंत में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 2 सवाल बहुत प्यारे हैं, तो आप ध्यान से देखिए जिससे उसकी भी तैयारी कर लीजिए। तो इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन l इंटू ए। अब यहां पर जो चीजें बदली गई हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया है, लेंथ को भी डबल कर दिया है, और एरिया को छेड़ा नहीं है। तो ये वैल्यू हो गई 4/2, ये केवल 2 बचेगा, और यह आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन l इंटू ए यानी 2l। ये बहुत ही प्यारा और छोटा सा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी रहा, और आपने देखा कि कितने आराम से सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन पूछा जाता है ये सवाल, तो ये तो मुश्किल से 10-20 सेकंड का मेहमान है। इसको भी नोट करिए, और मैं फिर 14th नंबर क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। तो चलते हैं, हम लोग चलते हैं 14th नंबर सवाल की तरफ। ये आ गए 14 नंबर पे, लिखा है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ए मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल। ये देखिए एक बार मैग्नेट ले लीजिए और ये कॉइल ले लीजिए। अब मान लीजिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर बनेगा
वो किस लॉ के बेसिस पे बनता है। अरे भाई ये जो गलत कर देगा वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है। एम्पियर सर्किटल लॉ, फेरेडे लॉ, गॉस लॉ, बायो-सावर्ट लॉ। तो हम बिल्कुल जानते हैं कि इसका आंसर है फेरेडे लॉ। तो फेरेडे लॉ के हिसाब से बनेगा, बात खत्म। मैं हटता हूं, नोट कर लिया जाए इसको। तो उम्मीद है बच्चों आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए लिखा है, ऐसे क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस वन। द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसको करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये मेरे ख्याल से सवाल डिट्टो हम लोग जहाँ तक कर चुके हैं, चलिए फिर से कर लेते हैं। यही सवाल था जहाँ तक। हम ये जानते हैं कि E की वैल्यू होती है माइनस d∅/dt। तो माइनस लिखा, d/dt कर दिया, और ये रहा 5t² प्लस 3t प्लस 16 माइनस यहाँ आ जाएगा 10t प्लस 3 और ई टी बराबर 4 सेकेंड पर, तो माइनस 10 इंटू 4 प्लस 3 यानी माइनस 43 वोल्ट इज द आंसर। और ये ऑप्शन है बी। तो ये सवाल यहां पर हो जाता। मैं हटता हूं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला सवाल बनाते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहां पर लिखा है स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ ईच साइड 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज केप्ट सो दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ये देखिए प्लेन बना रहा है एंगल, फिर ये तिकड़म कर रहा है। आपको याद है ना, जब प्लेन बनाता है कहीं से एंगल, तो एरिया वेक्टर बनाता है 90 माइनस थीटा विथ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड इंडक्शन 1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज विदड्रॉन in 0.1 second. It is found that the induced EMF across the loop is 125 millivolt. The angle theta is. अब देखिए कुछ ऐसी कहानी है आपको समझाने के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर है, ये प्लेन ने एंगल बनाया था थीटा, तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा हम जानते हैं, 90 माइनस थीटा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब वैल्यू यहां पर देखें, पहले मैग्नेटिक फील्ड जो था वो था 1 टेस्ला, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0 और टाइम लगा इसमें 0.1 सेकेंड, और साथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बन रहा है 125 मिली वोल्ट। हमको ये भी दे रखा है, पूछा है थीटा बता दो हमको। तो आइए करते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस d∅/dt। हम जानते हैं इसकी वैल्यू है माइनस ∅2 माइनस ∅1 अपॉन टी। ई कितना है 125 मिली वोल्ट 10 की पावर -3। यहां हमने रखा माइनस, ∅2 की वैल्यू थी 0, ∅1 कितना था, B इंटू ए होता है ∅1, तो B इंटू ए पकड़ पाएंगे आप, ∅1 इज इक्वल टू B1 इंटू ए। तो B1 की वैल्यू लिखी 1 टेस्ला, एरिया ये है, साइड है 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर, तो 0.5 इंटू 0.5 ये हो गया आपका एरिया, 0.5 इंटू 0.5। और क्योंकि इसके बीच का जो एंगल था वो एंगल कितना हो जाएगा यहां पर निकालना है हमें, तो दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा था इस समय, तो कॉस यहां पर इसके हिसाब से मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, कॉस थीटा भी लिखूं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो मैं लिखता हूं कॉस थीटा 1 डाल देता हूं। तो यहां पर आप लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा। बात उम्मीद है पकड़ पा रहे होगे। 90 माइनस थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो जो हम एंगल लिखते हैं कॉस थीटा के साथ में, वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लिखते हैं। तो थीटा मत लिख देना, यहां पे थीटा दिया है सवाल में कि थीटा जो है वो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। मैं रुक रुक के प्यार से सब कोशिश कर रहा हूं कि आप तक बात पहुंच जाए। अब देखिए, चलिए एक बार और लिखते हैं, 125 इंटू 10 की पावर -3, इसको कर दो 0.1 इधर, माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 0.5
इंटू 0.5 और ये रहा साइन 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इस पॉइंट का इस पॉइंट को उड़ा दो और ये हो गया, देखिए मैं इसको 10 की पावर -3 को लिख दो 0.125 अपॉन 5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये देखिए यहां से वैल्यू क्या बन गई, ये करोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.125 अपॉन 2.5 1/2। तो थीटा कितना हो गया 45 थीटा हो गया 30 डिग्री। है आंसर क्या 30 डिग्री? जी हाँ, तो थीटा इज 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया और ये डी ऑप्शन करेक्ट है, साइन 30 हाफ। तो ये वैल्यू यहां पर लिख ली जाए तो ज्यादा बेहतर है, मतलब बेहतर क्या है, इसी तरह से सवाल लगेगा। यहां पर जो गलती बच्चे करते हैं, ये 90 माइनस थीटा वाले चक्कर में गलती की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए बार बार मैं आगाह कर रहा हूं या कॉशन दे रहा हूं। आप 16 नंबर सवाल को नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, आइए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। In a coil, when current changes from 10 ampere to 2 ampere in time 0.1 second, induced EMF is this one. What is the self inductance of the coil? E की वैल्यू होती है -di/dt। हम और आप को ये पता होना चाहिए 3.28 हो गया वोल्ट। L हमको पता करना था, L हो गया बाद फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 10 और टाइम कितना लगा था 0.1 सेकेंड। तो L कितना हो गया यहां पर, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 3.28 इंटू 0.1 अपॉन 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.04 हेनरी, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे, जो बड़े सुंदर तरीके से आप कर लेंगे बिना किसी टेंशन के। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है जो आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय दिस वन एंड चेंजेस इन करंट इन दिस वन। करंट में फ्लक्स में चेंज और करंट में चेंज दिया हुआ है और पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बहुत ही सरल सा फॉर्मूला हम जानते हैं, फाई इज इक्वल टू एम आई। तो हम डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम तो कांस्टेंट होता है डेल्टा आई के बराबर, तो एम की वैल्यू हो गई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा फाई है 2 इंटू 10 की पावर -2, डेल्टा आई था 0.01 एम्पियर, वैल्यू रख दीजिए 2 हेनरी, आपका आंसर आ गया और ये आंसर आपका ए है। इस तरह से प्यार से सवाल आप कर पाएंगे। हटता हूं, नोट करें और अगला सवाल बनाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और इसको भी देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। A magnetic field, this one, acts at right angle to a coil. एक coil के right angle पर लग रहा है, of area 100 centimeter square with turn 50. The average EMF induced in the coil is 0.1 volt. When it is removed from the field in time t, the value of t is. वैसे ही सवाल है, E इज इक्वल टू -NA, बहुत बार हम लोग लिख चुके हैं तो मैं फिर भी लिख दूंगा dB अपॉन dt, dφ अपॉन dt। अब क्योंकि एरिया में बदलाव नहीं है तो -NA लिख दो और इसे मैं dB अपॉन dt लिख रहा हूं। तो एक्सक्यूज मी, आगे लेके चलते हैं। यहां पर लिख देना चाहिए -NA और ये रहा B2 - B1 अपॉन T। वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे। 0.1 EMF था जहां तक वोल्ट, ये -N कितना है 50 टर्न। एरिया देखते हैं कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो 100 को मीटर में चेंज कर लिया जाए, और B2 माइनस B1, B2 है आपका 0 और B1 था 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन कितने समय में सारा कार्यक्रम हुआ है, समय t हुआ है। यही t हमको निकालना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो t की वैल्यू यहां से बनेगी 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 0.1 सॉल्व करने के बाद, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.1 सेकेंड, विच इज द आंसर ऑफ सी। आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आसान सवाल। ऐसे यही सवाल बहुत आते हैं ऐसे सवाल, और इस बार भी आएंगे, तो तैयारी अच्छी रखनी जरूरी है। तो ये भी मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ये रहा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल। तो क्या बोलता है, ए स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर्स लाई इन एक्स वाई प्लेन। यहां पर देखिए कि स्क्वायर है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा, सपोज ऐसे रख दिया, सेंटर पे होना चाहिए लेकिन समझ लें। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहां पर, इसका प्लॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आई जे के फॉर्म में कहां पर है ये निकालना पड़ेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ऐसे दे रखा है, इतना टेस्ला, वेयर बी नॉट इज ए कांस्टेंट। बढ़िया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स निकालना है। हम जानते हैं जो फाई की वैल्यू होती है वो बी डॉट ए होती है। तो यहां पर एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, इसकी साइड दे रखी है एल, तो मैग्नेट एरिया वेक्टर अगर मैं इसका बनाऊं तो मैग्नीट्यूड तो हो गया एल स्क्वायर, और एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन को आप लिख दोगे के कैप एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ये यूनिट, इसके साथ ना समझ लेना भैया। तो ये दिस इज द की, ये आप बनाना सीखें, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट ले रहे हैं। पहला वेक्टर उपलब्ध है बी, एरिया वेक्टर हमें देना है, जानकारी पूरी है, उससे एरिया वेक्टर बनाना है। तो मैग्नीट्यूड उसका एल स्क्वायर रहा, और डायरेक्शन क्या रहा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, यानी के कैप में। तो एल स्क्वायर इंटू के कैप, यहां पर वैल्यू रख दी जाए तो ये हो गया साहब बी नॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, और डॉट प्रोडक्ट रहा आपके एरिया वेक्टर का जो कि है एल स्क्वायर इंटू के कैप। अब आप डॉट प्रोडक्ट की कहानी जानते ही हैं कि आई डॉट के शून्य, केवल आई डॉट आई हो तो बात बनेगा, तो के डॉट के मिल रहा है वही वैल्यू रहेगी, बाकी सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। तो ये के के साथ वाला 4b0 है, और ये एल स्क्वायर के साथ आया, तो आंसर क्या आ गया 4b0 एल स्क्वायर। उम्मीद है डॉट प्रोडक्ट निकालना बड़ी शांति से आपको आता ही होगा, इतना तो पता होना ही चाहिए। आंसर क्या बना, आंसर इज सी। तो ये आपका आंसर है। और ऐसे ये जो सवाल है ये एकदम समझ लीजिए आपके बोर्ड्स में, नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने को एकदम तैयार है कि कभी भी टपक जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सरल सवाल है। एक पॉइंट की पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, बस बहुत सरल। आप इसको नोट कर लीजिए, और अगला सवाल करेंगे जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो सरल लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। ए लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज 6 कॉर्नर्स, 6 कॉर्नर्स की चर्चा की जा रही है। कहीं पर फिगर बनाना उचित होगा, यहां बना लेते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात चल रही है। तो चलिए प्लॉट करते चलते हैं। पहला है 000, मतलब ओरिजिन, इसका मतलब 0 0 0। अगली प्लॉटिंग देखते हैं, एल एक्स एक्सेस पे है, यहां ले आते हैं, इसको लिखो L0 0। ये पॉइंट आपका B था, ये पॉइंट आपका A था। आगे देखें LL0, LL0 का मतलब है X और Y है LL और बाकी 0, तो ये पॉइंट यहां कहीं है LL0, पॉइंट C होगा उम्मीद करता हूं। ये ऐसे खींच दीजिए, कुल मिला के लूप है ना। और D में 0 L0, तो X वाला 0 है, Y वाला है और Z वाला 0 है, यानी Y एक्सेस पर है L पर। तो ये हो गया 0 L0,
सी के बाद ये पॉइंट होगा डी, इसको मिला दिया हमने। इसके बाद क्या चर्चा है, ई पर 0 LL, एक्स वाला 0 है, वाई और जेड एक्सेस पे LL है। तो यहां पर आ जाइए इस तरफ कहानी में, यानी वाई जेड प्लेन में है और यहां कहीं पॉइंट बनाते हैं और इसकी वैल्यू लिखते हैं 0 LL। ये वाई जेड प्लेन में मामला आ गया है, ऐसे बनाया। अब यहां तक पहुंच गए हैं, डी के बाद जहां तक ई होगा ये, और एफ है 0 0 L, यानी x एक्सेस 0, x पॉइंट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z वाला L है। तो z वाला L यहां इसी के नीचे होगा, ये हम लिखते हैं 0 0 L। ये लूप बना और e के बाद आता है f, तो ये लूप है। और 6 थे, 1 2 3 4 5 और ये छठा नंबर इसका। 6 इसके कॉर्नर्स हो गए और लूप है तो बंद ही होगा, लूप है तो 6 कॉर्नर्स आपको दिख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लूप कहानी हो गई। आगे देखते हैं। अच्छा, ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिया है, बढ़िया है, ले लेंगे। इज प्रेजेंट इन द रीजन, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप इन दैट ऑर्डर इज, ये जो लूप है इससे पास होने वाला हमको बताइए फ्लक्स कितना होगा। देखिए इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि एक लूप ये ले लीजिए आप, 2 लूप हैं 2 फॉर्मेट के, एक लूप ले लीजिए, बीच से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और एक क्लोज लूप ये लीजिए, एक क्लोज लूप लीजिए, इससे जाने वाला फ्लक्स निकालिए और जोड़ मारिए। एक तो ये तरीका है। या दूसरा तरीका क्या है कि ये जो लूप टेढ़ा मेढ़ा है इसका एरिया वेक्टर ही सीधे निकाल लीजिए। इसका एरिया वेक्टर निकालिए A1, इसका एरिया वेक्टर निकालिए A2, और वेक्टोरली दोनों को जोड़ दीजिए। तो वेक्टर में तो डायरेक्शन होती ही है। तो अगर आप देखें ये इसका एरिया वेक्टर किधर है, A1 लिख रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर क्या लिखा, A2। तो इस सिस्टम का एरिया वेक्टर किधर आएगा आप देखें, तो मैं लिखता हूं एरिया वेक्टर ऑफ ABCD लूप, ABCD, ये जो पोर्शन बना है इसको क्या लिखेंगे, L इसकी साइड थी, LL, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ये L स्क्वायर हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर रहा, ये रहेगा पॉजिटिव Z एक्सेस की तरफ, दैट इज K कैप। और एरिया वेक्टर आप कह सकते हैं ऑफ इस वाले की कहानी जो कि है DEFA, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या रहा, L स्क्वायर, लेकिन इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहा, X एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर होता है ना, तो दिस इज I कैप। ये इनका नेट एरिया वेक्टर, यानी पूरे लूप का एरिया वेक्टर हम निकालने जाएं तो समझ पा रहे हैं ना आप। ये A1, इसे कह दो A1, इसे कह दो A2। तो अगर मैं इसका नेट निकालूं टोटल एरिया वेक्टर पूरे लूप का, तो मैं A1 प्लस A2 कर दूं। वेक्टर जोड़ते वक्त तो कुछ नहीं, IJ के फॉर्म में जोड़ देते हैं, इसको जोड़ मारिए। तो इसको लिख सकते हो L स्क्वायर K कैप प्लस L स्क्वायर I कैप, और L स्क्वायर आ गया कॉमन, K कैप प्लस I कैप। दिस इज द एरिया वेक्टर किस लूप का है, फॉर होल लूप। होल लूप समझते हैं ना, पूरा फुल लूप का एरिया वेक्टर। अब B डॉट A निकाल दिया जाए, टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है, B डॉट A, और B है B नॉट I प्लस K डॉट प्रोडक्ट L स्क्वायर K कैप प्लस I कैप। देखें यही हो जाए तो I का I से लोगे तो मिलेगा, तो क्या बनेगा, B नॉट L स्क्वायर, K का K से बनेगा B नॉट L स्क्वायर, यानी 2B नॉट L स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, 2B नॉट L स्क्वायर, 2B नॉट L स्क्वायर वेबर, यानी आंसर इज B। तो इसका आंसर ये B आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैंने एरिया वेक्टर एक साथ करके कर दिया, अगर आप चाहें तो इससे जाने वाला फ्लक्स निकालें φ1, इससे जाने वाला फ्लक्स निकालें, उनको जोड़ दें φ1 प्लस φ2, तो भी आंसर निकल आएगा।
क्योंकि ये कार्यक्रम आपने अब तक शायद नहीं किया है, और 5 1 + 5 2 फ्लक्स को जोड़ने वाला किया है। मैं चलिए वो भी दिखा देता हूं आपको। काहे हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। तो यहाँ कहीं जगह मिलेगी नहीं, इसको कॉपी पेस्ट कर नहीं पाएंगे, तो यहीं कहीं हम देखिए। एक तरीका ये है, अगर इससे मानने की फ्लक्स 5 1 एसोसिएटेड है, इससे 5 2 एसोसिएटेड है, तो आप एक दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं कि हम 5 1 निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो था B.A यानी B.A1 निकाल लो। तो ये आप B लिखोगे B0 I + K डॉट A1, कहाँ लिखा है, L² × K कैप। तो यहां वैल्यू आ जाएगी, देखिए B L²। और phi 2 निकालो इसी तरीके से, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, और इसी तरह से phi 2 निकालोगे तो B.A2 आ जाएगा। तो B तो वही है, और डॉट A2 का मतलब है L² I कैप। तो ये I का I से आएगा, तो B0 L² आ जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, टोटल फ्लक्स के लिए ये मेथड आप लगाते आए हो, तो टोटल फ्लक्स विल बी phi 1 + phi 2। तो B0 L² + B0 L², जिसे आप 2B0 L² ले सकते हो, यही आंसर आ जाएगा। तो आप इसको तोड़ के भी कर सकते हो, क्योंकि एरिया वेक्टर का रिजल्टेंट आप ऐसे भी निकाल, वेक्टर में तो बड़ी आसानी से रहती है, वेक्टर फॉर्म में जोड़ते चले जाओ। दोनों तरीके से कर सकते हो, मैंने कहा बता दूं जिससे आप समझ सको, निकलेगा सब तरीके से, फंडा क्लियर है। तो खैर, एक इंटरेस्टिंग सवाल था जो आपके सामने, शांति से इसको देखें और बढ़िया तरीके से इसको बेटा करें आप। फिर हम लोग अगला सवाल करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करिए और नोट कर लीजिए, उम्मीद है कर पाए होंगे। इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं जी, ये देखिए यहां पर, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगले सवाल में चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, एग्जाम्पलर का। ए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज रोटेटेड, ये सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है जो रोटेट किया जा रहा है। अबाउट इज एक्सेस एज शोन इन द फिगर, ये इसकी एक्सेस रही होगी, इसके अबाउट ये ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से। ए वायर इज कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सेस, एक वायर इसके एक्सेस से ऐसे कनेक्ट किए हैं, एंड इज मेड टू टच द सिलेंड्रिकल सरफेस, और सरफेस को टच करके यहां पर एक एमीटर लगा दिए हैं थ्रू ए कॉन्टैक्ट। देन फिर ये एक ही बात कर रहे हैं कि इस एमीटर की रीडिंग बताओ। तो देखिए, जब भी ये जब घूमेगा ना, तो ये जो हमने सर्किट बनाया है, इसमें जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, हम जानते हैं -N/dt होता है, अब जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब तक EMF कुछ बनेगा नहीं और इंड्यूस करंट आएगी नहीं। यहां पर जो फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स। इस वजह से क्या, डेल्टा फाई विल बी 0, इसकी वजह से I विल बी 0। तो एमीटर की रीडिंग कुछ नहीं मिलेगी, तो नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर, आंसर इज बी। क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रहा होगा, लगातार वही पास होता जाएगा, ये घूम रहा है वही पास हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है उसमें, बात खत्म हो जाती है, यानी आंसर कोई करंट नहीं मिलेगी। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, उसको भी शांति से करेंगे, इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये 23वां नंबर सवाल है और इस सवाल को देखते हैं। देयर आर 2 कॉइल्स A and B एज शोन इन द फिगर। ये इस तरह से बने हैं, अभी मैं बनाऊंगा दूसरी तरीके से, इससे समझ पाए आप। ए करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन B, ए करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन B as shown when A is moved towards B। जब A को B की तरफ लाते हैं तब ये इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। A को जब B की तरफ ला रहे हो तो B में करंट फ्लो हो रही है। एंड स्टॉप्स व्हेन स्टॉप, जब A को लाना बंद करते हो तो B में करंट खत्म हो जाती है। द करंट इन A इज काउंटर क्लॉकवाइज, A में करंट कैसी है, काउंटर क्लॉकवाइज। B इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन A मूव्स,
जब ए को हिला रहे हैं तो बी को नहीं हिला रहे हैं। वी कैन इन्फर दैट, अब देखिए समझिएगा, थोड़ा गचड़ पचड़ है इसमें, है बहुत सरल सवाल। मैं आपको ऐसे लूप बना रहा हूं, ये लूप ए है, ये लूप बी है, और यहां से आप देख रहे हैं, ऐसे देखिए लूप में। अब यहां पर जो करंट फ्लो कर रही है, ये करंट फ्लो कर रही है, देखिए जैसे दिखाया हुआ है। तो यहां पर मान लीजिए बी में हम करंट का फ्लो मान लें इस तरह का, तब से देखेंगे ना ये गोला था ऐसे, तो इस तरीके से करंट हमने फ्लो करा दी जैसे मैंने बनाया है। अब यहां पर आप समझिएगा कि ये जो वैल्यू लिखी है ये ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसी को अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो इसकी डायरेक्शन क्या पलट जाएगी। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, उल्टी करंट बहाव, ऐसे फ्लो करा देते हैं। बात समझे ना, ये यहां से देख रहे हैं तो समझना ये ऐसे था, तो इस समय ऊपर से देखते तो एंटी क्लॉकवाइज थी। अब यहां पर ऐसे देख रहे हो इधर से, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट फ्लो हो रही जैसे इसमें बना हुआ है। ठीक, अब जब आप ए को पास, ये बी स्टेशनरी, ए को जब पास लाते हो तो इसके अंदर करंट फ्लो होती है, और जैसे ही ए को रोक देते हो, ए को रोक देते हो, वैसे ही करंट इसमें फ्लो होना बंद हो जाती है। तो देखिए अगर इसके अंदर वैरिंग, इसमें लिखा है कि इसमें करंट कैसी थी, काउंटर क्लॉकवाइज, इधर से देख रहे हो तो ये करंट इसमें काउंटर क्लॉकवाइज है, इधर से देखने पर काउंटर क्लॉकवाइज। अगर काउंटर क्लॉकवाइज करंट है और जब इसको बी के पास लाए हैं और इसमें ये जो करंट थी अगर ये वैरिंग होती, समझो, तो चेंज इन फ्लक्स इसमें तब हो रहा होता, तब भी इसके अंदर करंट फ्लो होती। लेकिन सवाल में कहा गया है कि जब इसको हम रोक देते हैं, अभी तो इसको मूव कर रहे थे, इसको रोक देते हैं को, तो इसमें करंट बंद हो जाती है। इसका मतलब है ये वैरिंग करंट नहीं है, क्योंकि वैरिंग करंट होती तो रुका भी रहता तो भी इसमें चेंज हो रहा होता फ्लक्स का और इंड्यूस्ड करंट बन रही होती। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट करंट है। तो जब चला रहे थे तब तो फ्लक्स बदल रहा था जब पास ले जा रहे थे, लेकिन जब रोक दिया तो फ्लक्स में चेंज नहीं मिला। तो यहां पर इसके अंदर कैसी करंट हो जाएगी, कांस्टेंट करंट। ये रही आपकी कांस्टेंट करंट। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो कांस्टेंट करंट तो होगी, देयर इज ए कांस्टेंट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज तो पहले ही बोले हुए, देयर ए कांस्टेंट करंट इन द काउंटर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आंसर इज डी कि देयर इज ए कांस्टेंट करंट और इन दी काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज तो तुमने पहले ही लिखा हुआ है, तो काउंटर क्लॉकवाइज है और डायरेक्शन इज ए, और कांस्टेंट करंट है, ये हमने निकाल लिया अभी। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि जब इसके पास ले जाते हैं इसमें करंट फ्लो होती है और रोक कर नहीं होती तो वैरिंग करंट इसमें, इसका मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट काउंटर क्लॉकवाइज करंट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है 23 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं अगले सवाल का जो कि 24 नंबर है। ये भी इंटरेस्टिंग है, लिखा सेम एज प्रॉब्लम नंबर 4, चौथी प्रॉब्लम के अंदर। अब यहीं पे सिचुएशन आप मानिए, यहां जो दे रखा है, कह रहा है कि एक्सेप्ट द कॉइल ए इज मेड टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सेस। ये इसको वर्टिकल एक्सेस घुमाने लगे जैसा ये लिखा है। नो करंट फ्लोज इन बी, बी में कोई करंट, नो करंट फ्लोज इन बी इफ ए इज रेस्ट। अच्छा, ए अगर रुका हुआ है तो बी में कोई करंट नहीं जा रही है। द करंट इन कॉइल ए व्हेन द करंट इन बी एट टी इज इक्वल टू 0 इज काउंटर क्लॉकवाइज। ये काउंटर क्लॉकवाइज अभी दिख रही है, अगर मैं फिर से इसको ऐसे बना दूं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज करंट रही और आंखें मैंने बना दी यहां से देख रहे हो, ये काउंटर क्लॉकवाइज करंट है जैसा देख पा रहे हैं। और ये एक हमने लूप लिया है और इसको आप ओमेगा से इधर घुमा रहे हैं, ए लूप है, बी लूप है। अब पूछ रहा है कि एंड द कॉइल इज शोन इन दिस मोमेंट टी इज इक्वल टू 0 इज। अच्छा, इसमें पूछा है कि जो कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज होगा, वैरिंग करंट क्लॉकवाइज होगी, ए की कहानी के ए में करंट कैसी होने वाली है।
ठीक है साहब, देखते हैं, जब इसको रोक देते हैं ना तो इसमें करंट देखिए नहीं फ्लो होती। इसका मतलब क्या है कि इसमें कांस्टेंट करंट है, ये तो तय है, क्योंकि रोकने पर भी अगर इसमें इंड्यूस्ड करंट होती तो इसका मतलब था फ्लक्स वेरी कर रहा है, वेरिंग करंट होनी चाहिए। तो वेरिंग वाला मामला तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब हम कांस्टेंट के बीच में काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में देखने की चेष्टा करते हैं। अब यहां पर देखिए जो फिगर अचीव हो रही है वो काउंटर क्लॉक, जब इसको घुमाओगे, जैसे कोई चीज ऐसे रखी है, मैं दिखाऊं आपको, ये मान लीजिए यहां पर ऐसे है ये लूप। अब इस लूप को आप ऐसे टर्न करोगे, जब भाई मैग्नेटिक फील्ड इसका मान लीजिए सीधे ऐसे जा रहा है, इस तरफ अगर जा रहा है, तो ऐसे अगर घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यानी रोटेट करने पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इसका फ्लक्स उस समय कम हो रहा है, घट रहा है। अगर घट रहा है तो ये जिस डायरेक्शन में इसका फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में इसका फ्लक्स होना चाहिए, तभी तो घटेगा ना भाई। अगर ये मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन में ऐसे घुमाया तो फ्लक्स कम हो गया, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए बी था, तब भी आपका बी कम हो गया। अब हमको बी तो कम दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे इसमें काउंटर क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, पहचानना है इसकी डायरेक्शन से कि ये क्या करेगा। तो पहली चीज देखिए समझते चलते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। इन रोटेशन ऑफ ए flux is decreasing in B। ये बात पक्की हो गई कि इसके घूमने से B में फ्लक्स घट रहा है, तो B कोशिश करेगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अब यहां पर हमने ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, इसका B का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इस तरफ, और इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ आना चाहिए। भाई घट रहा है तभी तो सपोर्ट कर रहा होगा, तो इसका अगर काउंटर क्लॉकवाइज इसका भी डायरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसा लगता है यहां से कि अगर इसका, भाई यहां से अगर आप देख रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो इधर ही डायरेक्शन मिल रहा है, और काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हैं इधर ही मिल रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन एक तरफ। तो आंसर इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, कि कांस्टेंट करंट है और काउंटर क्लॉकवाइज है, क्योंकि इसमें काउंटर क्लॉकवाइज करंट हमने बनाई हुई है। डी यानी कि कांस्टेंट एंड करंट काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि ये अगर किसी भी दिशा में ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनावेगा ना, मान लीजिए इस दिशा में बना रहा है, तो जब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जब कम होगा तो इसकी कोशिश क्या रहेगी, इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये बढ़ाने के लिए उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और यहां पर इधर से हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रहा होगा, जिससे ये इस समय सपोर्ट करने की दिशा में आएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। तो चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है द सेल्फ इंडक्टेंस L of a solenoid of length L and area of cross section A with a fixed number of turns and increases as। देखिए इसका जो रिजल्ट रहता है L का, वो रहता है म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। अब इसके हिसाब से अगर आप देखें तो जब L डिक्रीज करेगा या A इंक्रीज करेगा, ये इसका आंसर है। तो आंसर इज B। इस फॉर्मूले से सीधे तौर पर यह साबित हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट क्लास ये हो जाता है खत्म चैप्टर। नोट करें इसको। उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। जाते जाते मैं याद दिला दूं कि आपके लिए बहुत ही दो शानदार कोर्सेज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 इयर्स के और 12th पीसीएम या 12th पीसीबी, तीनों सब्जेक्ट फुली सॉल्व 10 इयर्स पेपर्स आप 299 में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ले सकते हैं। और यहां पर क्वेश्चन बैंक है, ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक,
PCMB का सभी तरह के क्वेश्चंस हैं, MCQ, केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग, सैंपल पेपर भी, और ये आपको जस्ट 499 में है। और बाजार में लेने जाते हैं तो एक बुकलेट यहां मिलती 300-400 रुपए की, और क्वेश्चन बैंक एक सब्जेक्ट का मिलता है 750 से 800 रुपए का। आपको 499, 299 में कोशिश कर रहे हैं देने की। तो अगर आप चाहें तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से स्टोर सेक्शन में जाकर इन कोर्सेज को ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और फिजिक्स के टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।